যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো একলা চলো একলা চলো একলা चलो रे। ये पूरी सीरीज स्टार्ट करने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कितने तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं। हमारी किताबें मल्टीपल प्रॉब्लम से भरी पड़ी हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि प्रॉब्लम बनाता कौन है, प्रॉब्लम बनता कैसे है। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले, प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम बेहतर यह है कि हम पहले प्रॉब्लम खुद से बना लें। मैं चाहूंगा हर बच्चा खुद से प्रॉब्लम बना सके, कम से कम 100 प्रॉब्लम। तुम्हें एक अकेले कमरे में पेन पेपर देके छोड़ दिया जाए और वो पेन चलती भी हो, तो तुम्हें बोला जाए कि यार तुम ज्योमेट्री के प्लेन फिगर के तुम करीब करीब 100 क्वेश्चन बनाओ, तो तुम ब्लैंक ना हो जाओ। सबसे पहले तुम सोल्यूशन पार्ट पे मत जाओ, तुम प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करो। मैं सिखाता हूं कैसे प्रॉब्लम बनता है और कहां से प्रॉब्लम्स आते हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन पे हम सॉल्व करें उसके पहले हम प्रॉब्लम बना लें। देखो प्रॉब्लम बनता कैसे है, एक स्क्वायर के अंदर खूब सारे सर्किल डाल दिए जाते हैं, देखो, या फिर एक स्क्वायर के अंदर एक सेमी सर्कल बनाया जाता है। देखो ये इस साइड पे एक सर्कल ऐसे खींचा गया और इस साइड को मान करके एक सेमी सर्कल खींचा गया। तो इस सेमी सर्कल के अंदर ये जो सेमी सर्कल बना, यहां पे खूब सारे सर्कल बन गए। जो प्रॉब्लम बना, ये जो प्रॉब्लम है, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेंट, क्वार्टर सर्कल, ये सेमी सर्कल, इस साइड पे सेमी सर्कल, पूरा सर्कल, ठीक है, कई चीजें इसमें बेस्ड है, ठीक है। ये बेस्ड है एक स्क्वायर के अंदर सर्कल, क्वार्टर सर्कल और बहुत सारे सर्कल्स। ये बेस्ड है स्क्वायर की साइड्स पे, तुमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया एक और सेमी सर्कल ड्रॉ किया दूसरा, बीच में बन जाती है पंखुड़ी जिसको तुम लीफ बोलते हो। ये लीफ बन जाती है, कई बार लीफ का एरिया पूछता है और ये एक एरिया हो जाता है। तो ये बना स्क्वायर की साइड्स पे सेमी सर्कल। इसी प्रॉब्लम से ये बनता है। देखो स्क्वायर है, हर साइड पे एक सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल, और ये 4 पंखुड़ियां बन गई। इसका एरिया पूछता है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। यहां आता है, यहां आपने स्क्वायर को ये 2 साइड हटा के यहां एक क्वार्टर सर्कल बना दिया और यहां एक सेमी सर्कल और यहां एक सेमी सर्कल, ये पंखुड़ी बन गई और यहां ये पंखुड़ी बन गई, राइट। बात समझो, यहां जो प्रॉब्लम बना, इसमें एक स्क्वायर है, उसमें इंस्क्राइब्ड एक सर्कल है और फिर आपको गिवन क्या है, ये सिर्फ इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी है, सिर्फ बड़े वाले सर्कल की रेडियस दी है। अब देखिए कितने प्रॉब्लम पूछ सकता है इसमें। बोलेगा यहां एक सर्कल है, उसकी रेडियस बताओ x कितनी है, यहां एक सर्कल है, इसकी रेडियस बताओ y कितनी है, राइट। और फिर क्या किया कि यहां पे इस साइड पे इसने इसको सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। मैं उधर नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पूरा ऐसा है सेमी सर्कल। तो यहां पे ये सर्कल था ही अपना और ये सेमी सर्कल बन गया। तो क्या हुआ, यहां जो एरिया मिल रहा है, ये एक क्वाड्रेंट और ये दूसरा क्वाड्रेंट, दोनों के बीच का ये एरिया है, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछ सकता है कि इस सर्किल की रेडियस बताओ z कितनी है। अब इस क्वाड्रेंट और ये इसके बीच का एरिया सर्कल z, इसकी रेडियस p बताओ, इसकी रेडियस q बताओ, राइट। एक सर्कल यहां आ जाएगा ऐसे, इसकी रेडियस स्मॉल r बताओ। इन 2 क्वाड्रेंट्स के बीच में एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर है ये, इसकी एरिया कुछ, इसकी साइज कुछ SS होगी, इस स्क्वायर की साइड बताओ कितनी होगी, राइट। ये तो हुए। तुमसे कितने डिफरेंट तरह के सर्किल हो गए इस बड़े सर्किल के, 1 2 3 4 5 6 सर्किल की रेडियस पूछ सकता है। एरिया क्या पूछ सकता है, पूछेगा ये 2 क्वाड्रेंट के बीच का एरिया ये बता दो, ये एरिया बता दो, ये एरिया बता दो,
यहाँ पे ये एरिया बता दो, ये एरिया बता दो, ऐसे ही यहाँ पे ये एरिया बता दो, यहाँ पे ये एरिया बता दो, यहाँ पे ऐसा वाला एरिया बता दो, यहाँ इतना सारा जो छोटा सा सर्किल है, ये जो छोटा सा पार्ट है ये वाला, ये एरिया बता दो, राइट। या तुम ये एरिया निकाल लो, ठीक है। तुम खुद देखो, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बेचारे वो ये नहीं सोच पाते हैं, हर बार एक प्रॉब्लम नया, एक प्रॉब्लम नया, उनको पता ही नहीं चलता प्रॉब्लम ये बना कौन रहा है, कहां से आ रहा है। और जो बनाते हैं उनको भी सत्य बात है कि पता नहीं चलता है। जो पब्लिकेशंस है वो बस इधर उधर की मिक्सिंग की है। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रॉब्लम होना चाहिए बुक में, और उसमें कम से कम 40-50 चीज पूछ लीजिए, और महीना 1.5 महीना वही चलता रहे, और बार बार स्टूडेंट उसी को करे, तब तक जब तक वो खुद अपने से प्रॉब्लम भी बना करके सॉल्व करने में सक्षम ना हो पाए। ठीक है, सबके सीखने की पेस अलग अलग होती है, सब अलग अलग पेस पे सीख सकते हैं कैसे कैसे क्या करना है। तो ये सुविधा भी रहेगी, इसमें मजेदार भी है। ये फिर से मैं दोहरा दूं, इस प्रॉब्लम में आपसे जाने कितने तरह के सर्किल बना सकता है, मैं तो अभी कमी बना रहा हूं, बनाने वाले तो और भी। ये हमारे लेवल पे बात हुई, ये बात हमारे अपने लेवल पे हुई। अब थोड़ा और आगे बढ़िए, यहां भी एक सर्कल बना लीजिए, यहां भी एक सर्कल बना लीजिए, यहां भी एक सर्कल, अब बनाते चले जाइए, यहां भी एक सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल बनता जाएगा। वो थोड़ा बड़े लोगों की बातें हैं, उतने बड़े हम लोग नहीं है। हम लोग भैया अपना जो क्लास 10th की ज्योमेट्री है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के यूज के, नो ट्रिग्नोमेट्री, नो कैलकुलस, सिर्फ ज्योमेट्री, सिर्फ पाइथागोरस से और सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल से, 2 चीजों से हम ये सब निकाल सकते हैं, सारी चीजें निकाल सकते हैं। तो ये x y z p q r, ये 6 सर्कल हो गए तुम्हारे, 6 सर्कल, एक स्क्वायर, 2 क्वाड्रेंट के बीच में एक स्क्वायर, ठीक है। फिर ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, तुम खुद प्रॉब्लम बना सकते हो। ऐसा देखो, यहां पे क्या हुआ, 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, इस साइड पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इस साइड पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया, इसकी लीफ ये है, लीफ की एरिया पूछेगा, इसकी एरिया पूछेगा ये A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है। वास्तव में A1 बड़ा होता है A2 से। यहां उसी की जगह क्वार्टर सर्किल ले आया, यहां पूछेगा कि A1 बड़ा है कि A2 बड़ा है। वास्तव में यहां A1 और A2 बराबर होते हैं, पंखुड़ी और ये बराबर होते हैं। अब आपसे क्या पूछेगा, यहां पे पूछेगा कि यार ऐसे हर साइड पे सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, ये चारों पंखुड़ियों का तुम बताओ एरिया। तुमने एक की निकाल ली है, ठीक है, चारों की निकाल लोगे। यहां तुम्हें पता है ये एक सर्कल के अंदर 4 सर्कल रखे गए, ये सारे शेडेड एरिया निकालने हैं तुमको। तो क्या करोगे, ये और ये इक्वल है, 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 तो सब इक्वल है ना। एक पंखुड़ी का एरिया निकालो, उसका 8 गुना करो, ये सीधे आंसर आ जाएगा, राइट। तो प्रॉब्लम्स तुम खुद देखो कितने बना सकते हो। यहां भी तुम बनाना शुरू कर दो यार कि भाई मुझे ये जो नुकीलापन है ये वाला, इसकी एरिया निकालो, H3, ये निकाल सकते हो तुम। निकालने को काफी चीजें तुम इसमें डिटेल में जा सकते हो, ठीक है। फिर देखो, ये तो लोग डेफिनेट इंटीग्रल में निकालते हैं कैलकुलस से, 2 कर्व के बीच का एरिया, तो उतना मरने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे निकाल सकते हो और एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है। आगे देखो, तो ये हुआ सर्कल के अंदर स्क्वायर्स, ये हुआ सॉरी हाँ स्क्वायर के अंदर सर्कल, उसके अंदर ये दुनिया भर की चीजें। यहाँ स्क्वायर की साइड्स पे बने हुए सेमी सर्कल से बनी हुई पंखुड़ी, और यहाँ पे एक क्वार्टर सर्कल है, उसके इस रेडियस पे जो 90 डिग्री है, दोनों रेडियस पे बना हुआ सेमी सर्कल और वहां पे बनी हुई पंखुड़ी। वास्तव में ये इसी का एक हिस्सा है, इसी स्क्वायर वाले का एक हिस्सा है, राइट। ओके, आइए यहां पे एक सर्कल है, उसके अंदर एक स्क्वायर है, सर्कल की रेडियस दी हुई है। यहां पे एक छोटा सा स्क्वायर है, इसकी रेडियस नहीं, इसका साइड निकालना है। यहां भी पाइथागोरस। ये देखो, एक क्वार्टर सर्कल में एक सेमी सर्कल रख दिया गया, राइट। पूछेगा कि ये सेमी सर्कल का एरिया अगर A1 है और क्वार्टर सर्कल का टोटल एरिया तो पता ही है, सर्कल का चौथाई, तो ये A1 बताओ कितना होगा। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम बन सकते हैं सर्किल के, ट्रायंगल के अंदर सर्किल, ट्रायंगल के बाहर सर्किल, और फिर बढ़ाते चले जाओ, सर्किल के बाहर स्क्वायर, स्क्वायर के बाहर सर्कल, और ये पूरा चलता चला जाएगा। ये तुम्हारी एक बार समझ पैदा हो जाए तो तुम देखो कितने प्रॉब्लम बना सकते हो। यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो, यहां बना सकते हो। हेक्सागन है, हेक्सागन आज तक तुम रेगुलर पढ़े होगे, ए बी इरेगुलर हेक्सागन हो गया, राइट। और ये सर्कल हो गया, मान लो सर्कल से पास करता है, ठीक है। तो क्या करोगे, पूछेगा ए बी है, सर्कल की रेडियस बताओ। ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है।
यहां लोगों को रेगुलर हेक्सागन ही नहीं आता, इरेगुलर दे दो तो यूं ही स्ट्रेचर पे बेहोश पड़े मिलेंगे। यहां एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में इन पॉइंट से ऐसे पॉइंट्स बना लो, ऐसे जोड़ दो तो ये एक ऑक्टागन बन गया। पूछेगा रेक्टेंगल की साइड ए बी है, रेगुलर ऑक्टागन की साइड क्या होगी ये पूछ लेगा। प्रॉब्लम तो यार इतने बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं मैं देख रहा हूं, क्योंकि क्लास 9 10th में मेरी जो पढ़ाई हुई थी वो बस ऐसे ही हो गई थी। तो मैं पहली बार फिर देख रहा हूं 9 10th की पूरी ज्योमेट्री को, तो मुझे लग रहा है सारे प्रॉब्लम तो यहीं से निकलते हैं, ये सब इसी को पूछा कंसीडर दिस दैट। अब ये डायग्राम अलग से दे देगा, जैसे ये क्वेश्चन है इसी को अलग से दे देगा। कैसे, ध्यान दो, इसी प्रॉब्लम को अलग से दे देगा, ठीक है। ये दे देगा कि यार इस प्रॉब्लम को देखो कैसे इसके रूप हो सकते हैं, ऐसा दे देगा कि ये एक एल सर्किल है, एल शेप है, क्वार्टर है 90 डिग्री पे, यहां एक सर्कल है कैपिटल आर का, और यहां एक छोटा सर्किल है स्मॉल आर का। चलो बताओ ये स्मॉल आर कितना है। ये प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है, केवल इस प्रॉब्लम में इतना ही टुकड़ा लिया गया है, ये और ये लिया गया है बस, राइट। ये प्रॉब्लम खैर भी अलग है इससे, राइट। इस प्रॉब्लम में तुम ये बोल सकते हो कि यार इस सर्किल का, हाँ मतलब ठीक है, एग्जैक्टली प्रॉब्लम यही है, ये बड़ा वाला सर्कल है और ये एक सर्कल है, देखो यही प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम है। आर इसकी रेडियस है बड़े वाले की, और ये कोने में छोटा सर्कल दुबका हुआ है, यहां भी आर सर्किल है, रेडियस है बड़े वाले की, ये कोने में छोटा सा दुबका हुआ है। ये प्रॉब्लम बन गया। अब सोचो ये प्रॉब्लम और कैसे बिगाड़ सकता है वो ऐसे बिगाड़ देगा। देखो वो बोलेगा कि यार ऐसा है कि एक रेक्टेंगल है और उस रेक्टेंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक सर्कल बनाते हैं, उस रेक्टेंगल में एक सर्कल बनाते हैं, ऐसा सर्कल बनाते हैं, राइट, ऐसा सर्कल बनाते हैं, और इस सर्कल का रेडियस आर है। पूछेगा इसका बताओ क्या फर्क पड़ता है यार, ये सर्कल, अब तुम इसको लेकर के इस लाइन को कितना भी लंबा खींच दो, काम तो हमको यहां करना है। तो ये भी वही प्रॉब्लम है। अब लोग कहते हैं सर रेक्टेंगल है, इसकी साइड तो ये वाली दी ही नहीं है। अरे भाई वो नहीं दी है तो उसकी जरूरत क्या है, आपको तो काम यहां करना है ना। ये दोनों लाइन लेके आप कहीं तक चले जाइए, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये रेक्टेंगल के अंदर यहां एक दे देगा। फिर यहां और एक बात पूछेगा कि ये एक सर्कल है, बगल में एक सर्कल खड़ा कर दो, और ये अब छोटा सा वाले को हटा दो, ठीक है। पूछेगा कि इसकी एरिया कितनी है, इसकी एरिया कितनी है, ये एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कितना है। लोग यहां ज्योमेट्री लगाते हैं, ठीक है, जाने क्या क्या। मैं कह रहा हूं कि यार इस सर्कल के इस हिस्से को उठा के तुमको ये एरिया निकालना है, ये और ये निकालना है, और ये निकालना है, ये चारों जोड़ के निकालना है। तो क्या करो, दिस इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल में से इसको उठा के यहां रख दो, ये बिल्कुल एक जैसा है। तो ये और ये मिलके ट्रायंगल में से तुमको ये और ये घटाना है, लेकिन ये चीज इसके बराबर है, तो ये और ये मिलके एक सर्कल हो गया। तो ट्रायंगल में से एक सर्कल घटा दोगे तो तुमको ये चारों एरिया मिल जाएगी, चारों एरिया मिल जाएगी, ठीक है। ये ऐसा बन जाएगा ये यहां पे। तो प्रॉब्लम बनते चले जाते हैं यहां पे, ठीक है। यहां एक बात इसी में और बनता है बात, ठीक है। ये तो तुमने स्क्वायर के अंदर सेमी सर्कल देखा, यहां पे देखा स्क्वायर के अंदर, सॉरी सर्कल के अंदर स्क्वायर, यहां छोटा सा स्क्वायर, यहां क्वार्टर सर्कल के अंदर सेमी सर्कल, यहां पे ट्रायंगल के अंदर सर्कल, ट्रायंगल के बाहर सर्कल, फिर उसके बाहर स्क्वायर, फिर सर्कल, यहां पे इर्रेगुलर हेक्सागन, यहां पे रेक्टेंगल से ऑक्टागन, या ये स्क्वायर भी हो सकता था, स्क्वायर से ऑक्टागन बना लेंगे, उसकी साइड क्या होगी, ठीक है। और एक प्रॉब्लम बनता है, वो भी मैं डिस्कस कर दूं, ठीक है। और एक प्रॉब्लम बनता है, अच्छा इसमें ये जो चीज दी गई है इसको अलग तरीके से बोल देगा कि ये देखो ऐसा है कि एक क्वार्टर सर्कल, एक स्क्वायर है, इसको सेंटर मान के एक क्वार्टर सर्कल ड्रॉ किया गया, यहां एक सर्कल बनाया गया और यहां एक सर्कल बनाया गया। बताओ ये स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो क्या होगा। ये प्रॉब्लम, यही प्रॉब्लम है, एक छोटा टुकड़ा है इसका, ठीक है। या ऐसे बोल देगा कि यार ये है ये और ऐसा स्क्वायर है, और तुम्हारा यहां पे तुमने एक क्वाड्रेंट ड्रॉ किया, एक क्वार्टर सर्किल यहां ड्रॉ किया, एक क्वार्टर सर्किल यहां ड्रॉ किया। चलो इसको सेंटर मान के तुमने ये ड्रॉ किया, इसको सेंटर मान के तुमने ये ड्रॉ किया। चलो ये एरिया बताओ, ये एरिया बताओ, ये एरिया बताओ, ये एरिया बताओ, चलो निकल गया। यहां सर्कल क्या होगा, उसकी रेडियस बताओ,
यहां सर्कल क्या होगा उसकी रेडियस बताओ, यहां सर्कल क्या होगा उसकी रेडियस बताओ, ठीक बात है। यहां जो स्क्वायर बन सकता है उसकी साइड बताओ, ठीक बात है। तो बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम यहां पे आ गया। तो जरूरी नहीं कि आपको प्रॉब्लम की पूरी तस्वीर दिखाए, उसमें से छोटा छोटा टुकड़ा निकाल के तुमको दिखाता रहेगा, और हर जगह तुमको पाइथागोरस लगाना है, हर जगह पाइथागोरस लगाना है। कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कोई कैलकुलस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम। सर्किल का सेंटर से, हमेशा सर्किल के सेंटर से कॉर्नर को मिलाओ और उस वाली लाइन को पकड़ो जो जो पता हो। जैसे ये लाइन यहां पे है, ये टोटल लाइन की लंबाई, अगर ये L है, ये L है, तो टोटल L√2 हो गई। इस टोटल लाइन को दो तरीके से देखने की कोशिश करो, दो तरीके से। जैसे हमेशा यहां एक स्क्वायर बना लो, जब भी L शेप में कोई ऐसी लंबाई मिले तो इस छोटे से के चक्कर में पड़ो ही मत, इस टोटल को इकट्ठा निकाल लो, अलग से ये और अलग से ये मत निकालो। यहां एक स्क्वायर बना लो, यहां एक स्क्वायर बना लो, ठीक है। तो ये स्मॉल r हुआ, ये भी स्मॉल r हुआ, ये कितना हो गया r√2 हो गया। ये कैपिटल R हुआ, ये कैपिटल R हुआ, ये कितना हो गया r कैपिटल √2 हो गया, टोटल इतना हो गया। और ये r है ही और ये स्मॉल r है ही। तो तुम क्या बोलोगे, हमेशा इसकी लंबाई, या तो तुम पाइथागोरस लगाओ यहां पे ऐसा बना करके, या फिर ऐसे जोड़ लो। इस लंबाई को दो तरीके से देखो, एक तो L है, इस स्क्वायर का ये डायगोनल है, तो कितना आ गया L√2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, कितना r√2 प्लस स्मॉल r, r√2 प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R प्लस r√2, राइट। ऐसा हो गया। यहां से ध्यान दो, r कॉमन ले लोगे √2 प्लस 1, फिर यहां भी r कॉमन लोगे √2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा √2 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना L। यहां से √2 प्लस 1 कॉमन ले लो, इंटू r प्लस r इज इक्वल टू L। तो यहां से r प्लस r आ गया कितना L बाई √2 प्लस 1, ठीक है, r प्लस r L बाई। तो कई बार पूछता है ना, ऐसा प्रॉब्लम दे देगा कि यार तुम बताओ, ये इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई y है, बताओ x प्लस y कितना होगा। लोग सन्नाटे में चले जाते हैं, लोग अलग से x निकालते हैं, अलग से y निकालते हैं, तब जोड़ते हैं। नहीं भाई, वो जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, सिंपल r प्लस r इकट्ठा निकाल लो ना इस तरीके से। तो अलग से x निकालना एक प्रॉब्लम, अलग प्रॉब्लम है, अलग से y निकालना एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन x प्लस y निकालना ये एक अलग से प्रॉब्लम है। ये x और y निकाल के जोड़ना नहीं है, ये x अलग और y अलग ना निकालो। तुम सिंपल देखो, ये x है, ये y है, ये लाइन को कंजर्व कराओ, ऐसे पालो। तो हमेशा तुम ना सर्किल के सेंटर, ट्राइंगल, पाइथागोरस, ये सब यूज करो, ठीक है। मैं फिर से दोहरा दूं, फिर से देख लीजिए, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम, और अभी जो डिलीट किए वो डायग्राम, इरेज किए वो डायग्राम। तो आगे आने वाले दिनों में 100 प्रॉब्लम ऐसे होंगे कम से कम, जिसमें मैं इस सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो भी बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 13 बीएससी, बीटेक किया हुआ हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, एनटीएससी, केवीपीवाई, आईटीजेई, मेन या एडवांस, और नीट, एम्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, राइट, कुछ भी, कोई भी एग्जाम, इतना तो उसको आना ही चाहिए। और किताबें मैं बोल रहा था जस्ट अभी कि इस ढंग से लिखी गई हैं जैसे बच्चों की दुश्मन हो। ये बताओ, ये बताओ। किताबें बच्चों को टेस्ट करने के लिए लिखी गई हैं और सिखाने के लिए नहीं लिखी गई हैं। एक्चुअली पब्लिकेशन के पीछे कोई बहुत इंटेलिजेंट टीचर्स नहीं होते हैं कि हाँ वो बैठ के बच्चे को सिखाने की, जैसे एक एक बच्चे को उंगली पकड़ पकड़ के सिखाना है और एक एक बच्चे को अपने बेटे की तरह पढ़ाना कि यार ये जैसे मेरा बेटा है और ये सीखेगा, ये चीज नहीं जानेगा तो दिक्कत में ना पड़ जाए। ऐसे जो सिखाने की, जो जिस करुणा से चीजें पैदा होती हैं, वो करुणा का मैं अभाव पाता हूं किताबों में। तो कहीं ना कहीं तुम शायद मेरी फीलिंग समझ रहे होगे कि आगे आने वाले दिनों में मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन सोल्यूशन को पार्ट पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को, ठीक है, कि एक पेन पेपर दे दिया जाए, एक कमरे में बैठा दिया जाए और पेन चलती भी हो, तो वो कम से कम 100-150 प्रॉब्लम बना सके अलग अलग, जिसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे बीटेक किए हुए लोगों के और तुम्हारे बीएससी किए लोगों के, तुम्हारे यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं मैथ्स के, उनके भी
मतलब मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं किसी को, मैंने अपने अनुभव से देखा है कि मैं किसी को ये प्रॉब्लम दे देता हूं, कम से कम 1 घंटा लटका रहता है वो, कम से कम। किसी को ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, जाने क्या, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज्योमेट्री अच्छी होती है। किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ज्योमेट्री तो ठीक होनी चाहिए। ज्योमेट्री जो है, मैं बोलता हूं साइंस की मां है। इसी को मैं जो हूं सिचुएशन कुछ बना दूंगा तो ये फिजिक्स का प्रॉब्लम बन जाएगा। फिजिक्स में हर जगह वही ट्रायंगल एरिया, मैंने तो फिजिक्स में कैलकुलस यूज करना ही छोड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री ट्रायंगल से मैं पूरी फिजिक्स जो 11th 12th की है वो डील कर लेता हूं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है, और निश्चित ही ये √a² + b² होगा। सुविधा के लिए मैं इसे सी बोल देता हूं, ठीक है, सुविधा के लिए मैं इसे सी बोल देता हूं। हाइट पूछिए, हाइट बहुत देर तक लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपल हाइट इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, दोनों लेग्स का प्रोडक्ट ए बी बाई हाइपोटेन्यूज सी। सिंपल। जब कभी भी निकालना हो इसमें हाइट क्या है इसकी ट्रायंगल की, ये एच निकालना हो तो क्या करोगे, दोनों लेग्स का प्रोडक्ट बाई क्या सी। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, इतना ज्यादा ये यूज पड़ेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज पड़ेगा, फिजिक्स में कई जगहों पे यूज पड़ेगा, ये आपका ज्योमेट्री में भी कई बार ऐसा लगेगा कि यार डेटा ही नहीं दिया है, लेकिन कई बार ये आपको बचा लेगा और आपका आंसर आएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी हैं, जैसे ये प्रॉब्लम देखिए, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। तो इसमें सॉल्व करोगे सिंपल, इसका सर्कल, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, ये दो ट्रायंगल बन गए। तो ये लेंथ निकल जाएगी, ये लेंथ निकल जाएगी, इसी लेंथ को इसको जोड़ के निकाल लेना। मतलब ये वाली लंबाई दो तरीके से निकालो, एक बार इस ट्रायंगल से निकाल लो इससे, और एक बार इस ट्रायंगल से ये निकाल के, इस ट्रायंगल से ये निकाल के दोनों को जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा। तो इसी दूरी को चाहे तो तुम ऐसे प्लस ऐसे निकालो और एक बार सीधे निकाल लो, तो यहां आ जाता है 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b। ये तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे तुम्हें यहां याद होना चाहिए कि ये a है और ये b है और ये c है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेग h की वैल्यू हो जाती है AB/c हाइपोटेन्यूज, राइट। यहां पे ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैं पंखुड़ी की बात कर रहा था कि चाहे ये प्रॉब्लम हो, यहां एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, यहां एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, ये पंखुड़ी है, इसकी पंखुड़ी की लंबाई अगर x है तो इस पंखुड़ी की जो एरिया होती है दैट इज इक्वल टू 4/7 साइड ऑफ लीफ का स्क्वायर, साइड ऑफ लीफ का स्क्वायर। और 4/7 क्या है वास्तव में, देखो ये लगता है कि 22/7 माइनस 1 है, 11/7 माइनस 1 है, देखो 11/7 माइनस 1 है, और 11 को लिख सकते हो 22/2, बोलो तो ये हो गया पाई, तो ये आ गया, इसको लिख सकते हो π/2 माइनस 1, तो π/2 माइनस 1 इंटू साइड ऑफ लीफ का स्क्वायर, ये आपका साइड आ गया। तो ये रिजल्ट आपको एकदम, मैथ्स के आप स्टूडेंट हो चाहे मतलब मैथ्स वालों को तो ये पता होना चाहिए, ये बाकी बायो या जो भी हो या क्लास 10th तक तो ये सबको पता होना चाहिए। इसका AB/c, इसका 1/√c, इसका c निकालना है, 1/√c इज 1/√a प्लस 1/√b। यहां पे आपको ये पंखुड़ी की ऐसे निकल जाएगी 4/7 ऑफ साइड ऑफ लीफ स्क्वायर। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं कई बार बताया हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये अगर L है, सेंट्रॉयड से बेस की दूरी L/2√3 होती है, सेंट्रॉयड से कॉर्नर की दूरी L/√3 होती है, राइट। इसको सेंटर मानोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे अंदर का तो उसकी रेडियस कितनी है L/√3, इसको सेंटर मानोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे बाहर का तो उसकी रेडियस कितनी है L/√3। तो सेंट्रॉयड से जो वर्टेक्स की दूरी होती है वो इस दूरी की डबल होती है, तो सेंट्रॉयड से वर्टेक्स की दूरी L/√3 हो गई, सेंट्रॉयड से बेस की दूरी L/2√3 हो गई, राइट। तो ये आपको पता रहे, ये इसको इन सर्कल बोलते हैं, इसको सेमी सर्कम सर्किल बोलते हैं। तो सारी चीजें बेसिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। एक दो फार्मूले और है, मैं देखता हूं।
बहुत सारी बातें हैं जो क्रम से मैं करूंगा, जस्ट अभी मैं सिर्फ यही बता रहा हूं क्या क्या संभव है। ये ट्रायंगल है, ये ऐसा वी शेप में सर्कल है, सारा एक सिमेट्रिकल लाइन पे पड़ेगा। इसका रेडियस r है, इसका k r होगा, इसका k स्क्वायर r होगा, इसका k क्यूब r होगा। हर बार k गुना बढ़ता जाता है रेडियस, यानी ये जीपी में होते हैं। अगर इसकी रेडियस a है, इसकी b है, इसकी c है, तो जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अगर तुम्हें ये पता है, ये पता है, तो ये पता चल जाएगा। तो यहां पे ये रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं यहां पे ये सर्कल दे दूं, ये कैसे निकलेगा, यहां एक और सर्कल दे दूं, फिर एक और सर्कल दे दूं, फिर एक और सर्कल दे दूं, तो कैसे निकालोगे? ये 6 है और ये 8 और ये 10 है, तुम कैसे निकालोगे सारे सर्कल? मैं पढ़ाने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद तुम 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा तुमको। एक तो बहुत ज्यादा बोल दिए, इन चारों का रेडियस तुम मुश्किल से 45 सेकंड में निकाल सकते हो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा। तो शायद तुम मेरी भावनाओं को समझ रहे हो। पिछले 6-7 दिनों से मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की सैकड़ों प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, देख रहा हूं, उनमें एक पैटर्न तलाश रहा हूं कि प्रॉब्लम बनते कैसे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए किस एक एप्टीट्यूड की जरूरत है, जिस एप्टीट्यूड को बच्चे लैक करते हैं। पूरे साल भर मैं फिजिक्स के नाम पे ज्योमेट्री पढ़ाता हूं। फिजिक्स पढ़ा लीजिए, फिर आइए तो ज्योमेट्री। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा लीजिए, तो फिर आइए मेंसुरेशन। पानी में बॉल डूबी हुई है, कितना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही नहीं निकाल पा रहे। तो इसके बाद मैं 3D ज्योमेट्री पे, 3D पे आऊंगा, मेंसुरेशन पे आऊंगा, 3D पार्ट पे। तो 100 क्वेश्चन तो अभी बनाने का इरादा है ज्योमेट्री में, सिर्फ 100 बनाऊंगा। 100 क्वेश्चन आप ज्योमेट्री के अगर मेरे कर लेते हैं, आप 100% फिजिक्स का, मतलब मैं दावा करता हूं कि वो करने के बाद फिजिक्स की आपकी समझ बढ़ेगी, पूरी बढ़ेगी। आप कहेंगे सर फिजिक्स कितना आसान है, मैथ्स तो मतलब सर तो फिजिक्स तो जस्ट मैथ्स को चादर उड़ा दिया गया वही है। तो मैं आपसे निवेदन सिर्फ ये करूंगा कि 100 प्रॉब्लम जो मैं कर रहा हूं, बना रहा हूं, इन 100 प्रॉब्लम को जरूर से हर हाल में खुद से एक बार करें। ना आए तो सोल्यूशन देखें, लेकिन प्रॉब्लम को करने से पहले, देखने से पहले सोल्यूशन आप उस पर जूझिए। 10 मिनट 20 मिनट, जितनी तरह की गलतियां कर सकते हैं उतनी तरह की गलतियां कीजिए, फिर आप देखेंगे कि कैसे स्पार्क जगता है आपके अंदर। तो जो टीचिंग कोचिंग्स में हो रही है या स्कूल्स में हो रही है, मैं कोचिंग और स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, जो टीचिंग का पुराना पारंपरिक तरीका है कि बच्चे को कुछ थ्योरम दे दो और 20-25 सवाल दे दो और बच्चा उसी में डूबा है, सर ये वाला, सर वो वाला। अरे मुझे लगता है कि आप एक ये बना सब मेगा पिक्चर और सब पूछ लीजिए। जैसे मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में करता हूं, न्यूटन्स लॉ में करता हूं। एक प्रॉब्लम दीजिए, एक सिचुएशन, और वहां पे आप पूछ लीजिए कम से कम 30-30, 40-40 चीजें पूछ सकता हूं। इवन जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो लोग मुझसे एक शीट ले लेंगे। मैंने ट्रायंगल के सेंटर्स पे शीट बनाई है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 सेंटर होते हैं और बाहर 3 सेंटर होते हैं। तो टोटल 9 है, लेकिन हमारे कोर्स में 6 हैं। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, और बाहर जो है एक्स सेंटर होते हैं, C1, C2, C3। तो इन पे मैंने एक वर्कशीट बनाई है। आप मानिएगा कि सिर्फ एक ट्रायंगल के 3 लाइन और अलग से 3 लाइन, सिर्फ 6 लाइंस में मैंने एक प्रॉब्लम में 70 चीजें आपसे पूछी हैं, और वो आप खुद सोच सकते हैं। और 70 खुद सोचते सोचते आप लगेगा अरे यार तो मैं सब जानता हूं। तो मैथ्स जो है ना वो साइंस नहीं है, या साइंस जो है वो मैथ्स नहीं है। साइंस को मैथ्स के तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। मैथ्स तो आप खुद से सोच सकते हैं कि हाँ अब धीरे धीरे, जैसे बच्चे की उंगली हम पकड़ते हैं, फिर बच्चे की उंगली धीरे धीरे छोड़ देते हैं, वो चलना शुरू कर देता है। तो अगर मैं तुमको 6 लाइन बना करके मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि यार बताओ 70 चीजें पूछ रहा हूं, तो निश्चित ही तुम कहोगे कि यार ये तो वो सोचने की प्रक्रिया में मैं सीख गया। अलग से तुमको बैठा के मैं यहां भाषण दूं कि देखो ये होता है वो होता है, तो मैथ्स का टीचर तो ऐसा ही पढ़ाता है। मैथ्स तुमको बैठा देगा और शुरू कर देगा प्रवचन। लेकिन मुझे लगता है कि वो परंपरागत तरीका है। टीचर्स को थोड़ा सा क्लास में एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी सोच रखनी चाहिए कि बच्चा जो है वो क्लास में सीखे। क्लास में बच्चा अपने आप को स्विच ऑफ कर लिया है, केवल देख रहा है। टीचर अपने आप को ऑन कर लिया है, टीचर बज रहा है और बच्चा बैठा हुआ देख रहा है। नहीं, टीचर की जरूरत यह है, कर्तव्य यह है कि क्लास में बैठा के उसको प्रवचन ना सुनाए, उसके लिए क्लास में छोटी छोटी चुनौतियां तैयार करे कि जिससे बच्चा जूझ सके। जब जूझेगा उससे ना, तो बच्चा खुद सीखना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहां क्या है कि टीचर को बैठा, बच्चे को बैठा दिया और मोनोलॉग शुरू कर दिया, देखो ये होता है वो होता है वो होता है। मैथ साइंस नहीं है। मैं एक दिन में बैठ के आर्किमिडीज की थ्योरी नहीं सोच सकता हूं, या एक दिन में बैठ के मैं
कोई चीज नहीं सोच सकता हूं कि यार मैक्सवेल क्या किया होगा, फैराडे क्या किया होगा, लेकिन एक दिन में बैठ के मैं सारी चीजें यहाँ पे सोच सकता हूं। तुम मेरे लिए 100 चीजें डायग्राम बनाते चले जाओ, मैं उस पर पीछे पीछे फॉलो करता चला जाऊंगा। मैथ्स और साइंस में फर्क है, ठीक है, और आप कभी भी इसको मत सीखिए इस तरह से, मैथ्स को साइंस की तरह से मत पढ़िए, खुद सोचिए, स्पार्क कीजिए, उस टीचर को नमस्कार कर लीजिए जो बैठ के पोथा लिखा रहा है, उस टीचर के पास जाइए जो आपको छोटी 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 चुनौतियां दे रहा है और आपको लड़ा रहा है। तो मैं तो क्लासरूम को अखाड़ा समझता हूं, और पहलवान जैसे छोटे छोटे को दांव सिखाता है, वो दांव सिखाने की बात है, आओ लड़ो मुझसे, इस तरह की चीज। तो धीरे 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 तुम सीखोगे। अंतिम बात मैं और दो करूंगा। तुम्हें पता होगा फिजिक्स में भी जो प्रॉब्लम्स बनते हैं कि यार ये 2 बॉल है, एक बॉल यहां है, 2 बॉल यहां है, एक तीसरा बॉल मैं यहां रख देता हूं, चलो बताओ यहां रिएक्शन कितना है, यहां दबाव कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है। इस प्रॉब्लम में लोग ज्योमेट्री ही नहीं निकाल पाते हैं, तो कहां से सॉल्व होगा? ज्योमेट्री यहां जरूरी है। फिजिक्स में और आइए, फिजिक्स में आप बोलते हैं कि ये एक बॉल है, यहां एक बॉल है ऐसी, ये एक बॉल है ऐसी, ये बॉल इधर आ रही है v1 स्पीड से, ये बॉल कितने से इधर जाएगी? तो यहां भी एक ज्योमेट्री बनती है, ये 60 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, यहां भी एक पाइथागोरस लग सकता है। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम में तो छुपा हुआ है, आप उसकी वर्किंग में आपको करना पड़ेगा पाइथागोरस, उसकी वर्किंग में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। फिजिक्स में तो एग्जांपल मैं ये अभी ले रहा हूं, ठीक है, सिंपल आपके न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स के। थोड़ा और डिटेल में जाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर प्लेट का, आधी जनता साफ होती है, अंट संट बात करती है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर में। ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, फिर भी लोग लगाते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो गलत है। लेकिन इसके लिए आपको इसके हाइट की जरूरत पड़ेगी, और हाइट मैंने अभी बताया, दोनों लेग्स का प्रोडक्ट बाई क्या, डायगोनल की लंबाई c। तो थोड़े से मैथमेटिकली स्मार्ट हो गए तो थोड़ा मजा आएगा, ठीक है। आखिरी चीज इसमें, जैसे तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो सॉलिड स्टेट चैप्टर, मेरा पूरी तरह मानना है कि सॉलिड स्टेट चैप्टर को पढ़ाने से पहले तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हें ज्योमेट्री और प्लस मेंसुरेशन आना चाहिए। अगर ये तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें चैप्टर पढ़ने का हक ही नहीं है, तुम्हें पढ़ने का हक ही नहीं है। और सत्य यह है कि हक सिर्फ पैसा दे करके, पैसा दिए कोचिंग में आ गए यही मेरा हक है, नहीं, ठीक है, वो अलग विषय है। लेकिन आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने का हक तब तक नहीं है जब तक उसकी प्री रिक्विजिट्स आप नहीं जान रहे हैं। जो प्री रिक्विजिट्स उस चैप्टर की है वो आपको जानना पड़ेगा। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ठीक ठाक ज्योमेट्री, बहुत डिटेल वाली नहीं, वो कांग्रुएंसी और सर्वांगसम वो सब नहीं, फालतू किस्म की वो नहीं, जितनी जाननी जरूरी है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2 चीज अगर तुम नहीं जानते हो तो सॉलिड स्टेट पढ़ने का हक नहीं है तुमको केमिस्ट्री का चैप्टर। सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बढ़िया से, बस तुमको ट्रिग्नोमेट्री आ जाए ये चैप्टर। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है ठीक ठाक तरीके से, तुमको एसएचएम पढ़ने का हक ही नहीं है। लेकिन यहाँ लोग लौटे हुए हैं कोचिंग से, कोई कोटा से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, सर ये हो गया वो हो गया। दिन भर मैं जूझता रहता हूं ऐसे बेवकूफों से जो पढ़ाई की मार से ग्रस्त है, इतना दिमाग में भर लिए हैं, सोचने की क्षमता ही नहीं है। अच्छे अच्छे लड़के, अच्छे अच्छे लड़कियां, जो स्टूडेंट्स, इंसान वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें टेक्निक नहीं पता है कि सोचना कैसे है, करना कैसे है। इंसान अच्छे हैं, मेहनती हैं, तो बड़ा एक दिक्कत की बात है। एक ट्रेडिशनल तरीका है कि तुमको बैठा के पकाया जाए क्लास में, दूसरा एकदम रिवॉल्यूशनरी तरीका है कि तुम्हारे लिए छोटे छोटे चैलेंजेस बनाए जाए, तुम्हारे लिए ज्योमेट्री की शीट बनाई जाए जिसको तुम करो और मजबूत बन सको। तो कहीं ना कहीं तुमको ये जो सीखने की बात है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, तो एकदम तबीयत से सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, नहीं तो तुमको फिजिक्स पढ़ने का भी हक नहीं है। पैसा जमा कर दोगे तो पढ़ा तो मैं दूंगा, करना क्या है, रोटी कहां से खाऊंगा, तुम्हारी जेब काटूंगा तो अपनी पेट भरूंगा, लेकिन फिर भी जो मैं कर सकता हूं वो कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल पैराबोला का चैप्टर जो है, उस चैप्टर में देखो टोटल खेल किसका है, ये तुम्हारा एक्सिस है, ये तुम्हारा टेंजेंट है वर्टेक्स पे, टीवी टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, और ये तुम्हारी लाइन बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स है, और यहां कोई एक लाइन लेटस रेक्टम है, और यहां तुम्हारा पॉइंट पी है। ध्यान दो, सिर्फ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट, सिर्फ 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, और 1 2
3, 4 लाइन और 5 पॉइंट्स का खेल है ये पूरा चैप्टर। कायदे से तुम्हें 2-2.5 घंटे में सब कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन ये लंबा खींचते हैं लोग, जाने क्या कानून इसमें है, ये है वो है। कम से कम समय में जो टीचर तुमको ज्यादा से ज्यादा सिखा सके और टाइप ऑफ प्रॉब्लम सिखा सके, समझ लो वो तुम्हारे लिए हितकारी है। और जो ज्यादा समय ले और जो ज्यादा समझाने की दिस इज एक्चुअली दिस एंड दिस इज दैट, यू नो व्हाट हैपेंस दिस दैट, तो वो उसको नमस्कार करो भैया, जा रहे हैं हम। ये टोटल मामला है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर द 100 प्रॉब्लम्स जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, सीरीज जो ज्योमेट्री की और प्लेन फिगर्स की। मैं उम्मीद करता हूं कि इस करने के बाद आप मुझको थैंक्स ना बोलिएगा, अपने आप को थैंक्स बोलिएगा कि आप इतने मेरी यात्रा में साथ रहे और एक एक चीज को जूझे और सीखे। और फिर आप देखिएगा फिजिक्स पढ़ने की समझ और मैथ्स पढ़ने और केमिस्ट्री पढ़ने की आपकी समझ कितनी डेवलप करती है। अभी आर कॉमन लोगे √2+1 तो कितना आ जाएगा, √2+1 इज इक्वल टू कितना, L। यहां से √2+1 कॉमन ले लो, इंटू R+R इज इक्वल टू L। तो यहां से R+R आ गया कितना, L/√2+1। ठीक है, R+R L/। तो कई बार पूछता है ना, ऐसा प्रॉब्लम दे देगा कि यार तुम बताओ ये इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई y है, बताओ x+y कितना होगा। लोग सन्नाटे में चले जाते हैं, लोग अलग से x निकालते हैं, अलग से y निकालते हैं, तब जोड़ते हैं। नहीं भाई, वो जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, सिंपल R+R इकट्ठा निकाल लो ना इस तरीके से। तो अलग से x निकालना एक प्रॉब्लम, अलग प्रॉब्लम है, अलग से y निकालना एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन x+y निकालना ये एक अलग से प्रॉब्लम है। ये x और y निकाल के जोड़ना नहीं है। ये x अलग और y अलग ना निकालो, तुम सिंपल देखो, ये x है, ये y है, ये लाइन को कंजर्व कराओ, ऐसे पालो। तो हमेशा तुम ना सर्किल के सेंटर, ट्रायंगल, पाइथागोरस ये सब यूज करो। ठीक है, मैं फिर से दोहरा दूं, फिर से देख लीजिए, ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम और ये डायग्राम, और अभी जो डिलीट किए वो डायग्राम, इरेज किए वो डायग्राम। तो आगे आने वाले दिनों में 100 प्रॉब्लम ऐसे होंगे कम से कम, जिसमें मैं इस सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करूंगा। जो भी बच्चा किसी भी बोर्ड का हो, यूपी, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड का हो, क्लास 8th, 9th, 10th, 11th, 13 बीएससी, बीटेक किया हुआ हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, एनटीएससी, केवीपीवाई, आईटीजेई, मेन या एडवांस, और नीट, एम्स, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, राइट, कुछ भी, कोई भी एग्जाम, इतना तो उसको आना ही चाहिए। और किताबें मैं बोल रहा था जस्ट अभी कि इस ढंग से लिखी गई हैं जैसे बच्चों की दुश्मन हो। ये बताओ, ये बताओ। किताबें बच्चों को टेस्ट करने के लिए लिखी गई हैं और सिखाने के लिए नहीं लिखी गई हैं। एक्चुअली पब्लिकेशन के पीछे कोई बहुत इंटेलिजेंट टीचर्स नहीं होते हैं कि हाँ वो बैठ के बच्चे को सिखाने की, जैसे एक एक बच्चे को उंगली पकड़ पकड़ के सिखाना है और एक एक बच्चे को अपने बेटे की तरह पढ़ाना कि यार ये जैसे मेरा बेटा है और ये सीखेगा, ये चीज नहीं जानेगा तो दिक्कत में ना पड़ जाए। ऐसे जो सिखाने की जो जिस करुणा से चीजें पैदा होती हैं, वो करुणा का मैं अभाव पाता हूं किताबों में। तो कहीं ना कहीं तुम शायद मेरी फीलिंग समझ रहे होगे कि आगे आने वाले दिनों में मैं क्या करने वाला हूं, लेकिन सोल्यूशन को पार्ट पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को, ठीक है, कि एक पेन पेपर दे दिया जाए, एक कमरे में बैठा दिया जाए और पेन चलती भी हो, तो वो कम से कम 100-150 प्रॉब्लम बना सके अलग अलग, जिसको सॉल्व करने में पसीने छूट जाएंगे तुम्हारे बीटेक किए हुए लोगों के और तुम्हारे बीएससी किए लोगों के, तुम्हारे यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं मैथ्स के, उनके भी। मतलब मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं किसी को, मैंने अपने अनुभव से देखा है कि मैं किसी को ये प्रॉब्लम दे देता हूं, कम से कम 1 घंटा लटका रहता है वो, कम से कम। किसी को ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, जाने क्या, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी ज्योमेट्री अच्छी होती है। किसी के प्रति निंदा का भाव नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ज्योमेट्री तो ठीक होनी चाहिए। ज्योमेट्री जो है, मैं बोलता हूं साइंस की मां है। इसी को मैं जो हूं सिचुएशन कुछ बना दूंगा तो ये फिजिक्स का प्रॉब्लम बन जाएगा। फिजिक्स में हर जगह वही ट्रायंगल एरिया, मैंने तो फिजिक्स में कैलकुलस यूज करना ही छोड़ दिया है। सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री, ट्रायंगल से मैं पूरी फिजिक्स जो 11th-12th की है वो डील कर लेता हूं। जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये बी है और निश्चित ही ये √a² + b² होगा। सुविधा के लिए मैं इसे सी बोल देता हूं, ठीक है, सुविधा के लिए मैं इसे सी बोल देता हूं।
हाइट पूछिए, हाइट बहुत देर तक लोग लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। सिंपल हाइट इज इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट, दोनों लेग्स का प्रोडक्ट ए बी बाई हाइपोटेन्यूज सी। सिंपल। जब कभी भी निकालना हो इसमें हाइट क्या है इसकी ट्रायंगल की, ये एच निकालना हो तो क्या करोगे, दोनों लेग्स का प्रोडक्ट बाई क्या सी। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, इतना ज्यादा ये यूज पड़ेगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यूज पड़ेगा, फिजिक्स में कई जगहों पे यूज पड़ेगा, ये आपका ज्योमेट्री में भी कई बार ऐसा लगेगा कि यार डेटा ही नहीं दिया है, लेकिन कई बार ये आपको बचा लेगा और आपका आंसर आएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम भी हैं, जैसे ये प्रॉब्लम देखिए, ये भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, राइट। तो इसमें सॉल्व करोगे सिंपल, इसका सर्कल, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसको इससे जोड़ना है, इसको इससे जोड़ना है, ये दो ट्रायंगल बन गए। तो ये लेंथ निकल जाएगी, ये लेंथ निकल जाएगी, इसी लेंथ को इसको जोड़ के निकाल लेना। मतलब ये वाली लंबाई दो तरीके से निकालो, एक बार इस ट्रायंगल से निकाल लो इससे, और एक बार इस ट्रायंगल से ये निकाल के, इस ट्रायंगल से ये निकाल के दोनों को जोड़ लोगे तो ये आ जाएगा। तो इसी दूरी को चाहे तो तुम ऐसे प्लस ऐसे निकालो और एक बार सीधे निकाल लो, तो यहां आ जाता है 1/√c इज इक्वल टू 1/√a प्लस 1/√b। ये तुम्हें याद होना चाहिए, जैसे तुम्हें यहां याद होना चाहिए कि ये a है और ये b है और ये c है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लेग h की वैल्यू हो जाती है AB/c हाइपोटेन्यूज, राइट। यहां पे ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। जैसे अभी मैं पंखुड़ी की बात कर रहा था कि चाहे ये प्रॉब्लम हो, यहां एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, यहां एक सेमी सर्कल ड्रॉ करो, ये पंखुड़ी है, इसकी पंखुड़ी की लंबाई अगर x है तो इस पंखुड़ी की जो एरिया होती है दैट इज इक्वल टू 4/7 साइड ऑफ लीफ का स्क्वायर, साइड ऑफ लीफ का स्क्वायर। और 4/7 क्या है वास्तव में, देखो ये लगता है कि 22/7 माइनस 1 है, 11/7 माइनस 1 है, देखो 11/7 माइनस 1 है, और 11 को लिख सकते हो 22/2, बोलो तो ये हो गया पाई, तो ये आ गया, इसको लिख सकते हो π/2 माइनस 1, तो π/2 माइनस 1 इंटू साइड ऑफ लीफ का स्क्वायर, ये आपका साइड आ गया। तो ये रिजल्ट आपको एकदम, मैथ्स के आप स्टूडेंट हो चाहे मतलब मैथ्स वालों को तो ये पता होना चाहिए, ये बाकी बायो या जो भी हो या क्लास 10th तक तो ये सबको पता होना चाहिए। इसका AB/c, इसका 1/√c, इसका c निकालना है, 1/√c इज 1/√a प्लस 1/√b। यहां पे आपको ये पंखुड़ी की ऐसे निकल जाएगी 4/7 ऑफ साइड ऑफ लीफ स्क्वायर। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं कई बार बताया हूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये अगर L है, सेंट्रॉयड से बेस की दूरी L/2√3 होती है, सेंट्रॉयड से कॉर्नर की दूरी L/√3 होती है, राइट। इसको सेंटर मानोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे अंदर का तो उसकी रेडियस कितनी है L/√3, इसको सेंटर मानोगे, सर्कल ड्रॉ करोगे बाहर का तो उसकी रेडियस कितनी है L/√3। तो सेंट्रॉयड से जो वर्टेक्स की दूरी होती है वो इस दूरी की डबल होती है, तो सेंट्रॉयड से वर्टेक्स की दूरी L/√3 हो गई, सेंट्रॉयड से बेस की दूरी L/2√3 हो गई, राइट। तो ये आपको पता रहे, ये इसको इन सर्कल बोलते हैं, इसको सेमी सर्कम सर्किल बोलते हैं। तो सारी चीजें बेसिक्स तुम्हें पता होनी चाहिए। एक दो फार्मूले और है, मैं देखता हूं। बहुत सारी बातें हैं जो क्रम से मैं करूंगा, जस्ट अभी मैं सिर्फ यही बता रहा हूं क्या क्या संभव है। ये ट्रायंगल है, ये ऐसा वी शेप में सर्कल है, सारा एक सिमेट्रिकल लाइन पे पड़ेगा, इसका रेडियस r है, इसका k r होगा, इसका k स्क्वायर r होगा, इसका k क्यूब r होगा, हर बार k गुना बढ़ता जाता है रेडियस, यानी ये जीपी में होते हैं। अगर इसकी रेडियस a है, इसकी b है, इसकी c है, तो जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, b स्क्वायर इज इक्वल टू ac। अगर तुम्हें ये पता है, ये पता है, तो ये पता चल जाएगा। तो यहां पे ये रिजल्ट तुम्हें पता होना चाहिए। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं यहां पे ये सर्कल दे दूं, ये कैसे निकलेगा,
यहाँ एक और सर्कल दे दूं, फिर एक और सर्कल दे दूं, फिर एक और सर्कल दे दूं, तो कैसे निकालोगे? ये 6 है और ये 8 है और ये 10 है, तुम कैसे निकालोगे सारे सर्कल? मैं पढ़ाने के बाद, मेरे पढ़ाने के बाद तुम 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा तुमको, एक तो बहुत ज्यादा बोल दिए, इन चारों का रेडियस तुम मुश्किल से 45 सेकंड में निकाल सकते हो, जैसे जैसे मैं बताऊंगा। तो शायद तुम मेरी भावनाओं को समझ रहे हो। पिछले 6-7 दिनों से मैं सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री की सैकड़ों प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं, देख रहा हूं, उनमें एक पैटर्न तलाश रहा हूं कि प्रॉब्लम बनते कैसे हैं और उसको सॉल्व करने के लिए किस एक एप्टीट्यूड की जरूरत है, जिस एप्टीट्यूड को बच्चे लैक करते हैं। पूरे साल भर मैं फिजिक्स के नाम पे ज्योमेट्री पढ़ाता हूं। फिजिक्स पढ़ा लीजिए, फिर आइए तो ज्योमेट्री। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा लीजिए, तो फिर आइए मेंसुरेशन। पानी में बॉल डूबी हुई है, कितना वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ही नहीं निकाल पा रहे। तो इसके बाद मैं 3D ज्योमेट्री पे, 3D पे आऊंगा, मेंसुरेशन पे आऊंगा, 3D पार्ट पे। तो 100 क्वेश्चन तो अभी बनाने का इरादा है ज्योमेट्री में, सिर्फ 100 बनाऊंगा। 100 क्वेश्चन आप ज्योमेट्री के अगर मेरे कर लेते हैं, आप 100% फिजिक्स का, मतलब मैं दावा करता हूं कि वो करने के बाद फिजिक्स की आपकी समझ बढ़ेगी, पूरी बढ़ेगी। आप कहेंगे सर फिजिक्स कितना आसान है, मैथ्स तो मतलब सर तो फिजिक्स तो जस्ट मैथ्स को चादर उड़ा दिया गया वही है। तो मैं आपसे निवेदन सिर्फ ये करूंगा कि 100 प्रॉब्लम जो मैं कर रहा हूं, बना रहा हूं, इन 100 प्रॉब्लम को जरूर से हर हाल में खुद से एक बार करें, ना आए तो सोल्यूशन देखें, लेकिन प्रॉब्लम को करने से पहले, देखने से पहले सोल्यूशन आप उस पर जूझिए। 10 मिनट 20 मिनट, जितनी तरह की गलतियां कर सकते हैं उतनी तरह की गलतियां कीजिए, फिर आप देखेंगे कि कैसे स्पार्क जगता है आपके अंदर। तो जो टीचिंग कोचिंग्स में हो रही है या स्कूल्स में हो रही है, मैं कोचिंग और स्कूल की बात नहीं कर रहा हूं, जो टीचिंग का पुराना पारंपरिक तरीका है कि बच्चे को कुछ थ्योरम दे दो और 20-25 सवाल दे दो और बच्चा उसी में डूबा है, सर ये वाला, सर वो वाला। अरे मुझे लगता है कि आप एक ये बना सब मेगा पिक्चर और सब पूछ लीजिए, जैसे मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में करता हूं, न्यूटन्स लॉ में करता हूं। एक प्रॉब्लम दीजिए, एक सिचुएशन, और वहां पे आप पूछ लीजिए, कम से कम 30-30, 40-40 चीजें पूछ सकता हूं। इवन जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो लोग मुझसे एक शीट ले लेंगे। मैंने ट्रायंगल के सेंटर्स पे शीट बनाई है। एक ट्रायंगल के अंदर 3 सेंटर होते हैं और बाहर 3 सेंटर होते हैं। टोटल 9 है, लेकिन हमारे कोर्स में 6 हैं। इन सेंटर, सर्कम सेंटर, आर्थो सेंटर, और बाहर जो है एक्स सेंटर होते हैं, C1, C2, C3। तो इन पे मैंने एक वर्कशीट बनाई है। आप मानिएगा कि सिर्फ एक ट्रायंगल के 3 लाइन और अलग से 3 लाइन, सिर्फ 6 लाइंस में मैंने एक प्रॉब्लम में 70 चीजें आपसे पूछी हैं, और वो आप खुद सोच सकते हैं। और 70 खुद सोचते सोचते आप लगेगा अरे यार तो मैं सब जानता हूं। तो मैथ्स जो है ना वो साइंस नहीं है, या साइंस जो है वो मैथ्स नहीं है। साइंस को मैथ्स के तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है। मैथ्स तो आप खुद से सोच सकते हैं कि हाँ अब धीरे धीरे, जैसे बच्चे की उंगली हम पकड़ते हैं, फिर बच्चे की उंगली धीरे धीरे छोड़ देते हैं, वो चलना शुरू कर देता है। तो अगर मैं तुमको 6 लाइन बना करके मैं तुम्हें पूछ रहा हूं कि यार बताओ, 70 चीजें पूछ रहा हूं, तो निश्चित ही तुम कहोगे कि यार ये तो वो सोचने की प्रक्रिया में मैं सीख गया। अलग से तुमको बैठा के मैं यहां भाषण दूं कि देखो ये होता है वो होता है, तो मैथ्स का टीचर तो ऐसे ही पढ़ाता है। मैथ्स तुमको बैठा देगा और शुरू कर देगा प्रवचन। लेकिन मुझे लगता है कि वो परंपरागत तरीका है। टीचर्स को थोड़ा सा क्लास में एक रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी सोच रखनी चाहिए कि बच्चा जो है वो क्लास में सीखे। क्लास में बच्चा अपने आप को स्विच ऑफ कर लिया है, केवल देख रहा है। टीचर अपने आप को ऑन कर लिया है, टीचर बज रहा है और बच्चा बैठा हुआ देख रहा है। नहीं, टीचर की जरूरत यह है, कर्तव्य यह है कि क्लास में बैठा के उसको प्रवचन ना सुनाए, उसके लिए क्लास में छोटी छोटी चुनौतियां तैयार करे कि जिससे बच्चा जूझ सके। जब जूझेगा उससे ना, तो बच्चा खुद सीखना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहां क्या है कि टीचर को बच्चे को बैठा दिया और मोनोलॉग शुरू कर दिया, देखो ये होता है वो होता है वो होता है। मैथ साइंस नहीं है। मैं एक दिन में बैठ के आर्किमिडीज की थ्योरी नहीं सोच सकता हूं, या एक दिन में बैठ के मैं कोई चीज नहीं सोच सकता हूं कि यार मैक्सवेल क्या किया होगा, फैराडे क्या किया होगा। लेकिन एक दिन में बैठ के मैं सारी चीजें यहाँ पे सोच सकता हूं। तुम मेरे लिए 100 चीजें डायग्राम बनाते चले जाओ, मैं उसके पीछे पीछे फॉलो करता चला जाऊंगा। मैथ्स और साइंस में फर्क है, ठीक है। और आप कभी भी इसको मत सीखिए इस तरह से, मैथ्स को साइंस की तरह से मत पढ़िए। खुद सोचिए, स्पार्क कीजिए। उस टीचर को नमस्कार कर लीजिए जो बैठ के पोथा लिखा रहा है। उस टीचर के पास जाइए जो आपको छोटी 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 चुनौतियां दे रहा है और आपको लड़ा रहा है। तो मैं तो क्लासरूम को अखाड़ा समझता हूं।
और पहलवान जैसे छोटे छोटे को दांव सिखाता है, वो दांव सिखाने की बात है, आओ लड़ो मुझसे, इस तरह की चीज। तो धीरे 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 तुम सीखोगे। अंतिम बात मैं और 2 करूंगा। तुम्हें पता होगा फिजिक्स में भी जो प्रॉब्लम्स बनते हैं कि यार ये 2 बॉल है, एक बॉल यहां है, 2 बॉल यहां है, एक तीसरा बॉल मैं यहां रख देता हूं, चलो बताओ यहां रिएक्शन कितना है, यहां दबाव कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है, यहां कितना है। इस प्रॉब्लम में लोग ज्योमेट्री ही नहीं निकाल पाते हैं, तो कहां से सॉल्व होगा? ज्योमेट्री यहां जरूरी है। फिजिक्स में और आइए, फिजिक्स में आप बोलते हैं कि ये एक बॉल है, यहां एक बॉल है ऐसी, ये एक बॉल है ऐसी, ये बॉल इधर आ रही है v1 स्पीड से, ये बॉल कितने से इधर जाएगी, तो यहां भी एक ज्योमेट्री बनती है। ये 60 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, यहां भी एक पाइथागोरस लग सकता है। तो फिजिक्स के प्रॉब्लम में तो छुपा हुआ है, आप उसकी वर्किंग में आपको करना पड़ेगा पाइथागोरस, उसकी वर्किंग में तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स में तो एग्जांपल मैं ये अभी ले रहा हूं, ठीक है, सिंपल आपके न्यूटन्स लॉ और काइनेमेटिक्स के। थोड़ा और डिटेल में जाइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर प्लेट का, आधी जनता साफ होती है, अंट संट बात करती है, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर में। ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, फिर भी लोग लगाते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, वो गलत है। लेकिन इसके लिए आपको इसके हाइट की जरूरत पड़ेगी, और हाइट मैंने अभी बताया, दोनों लेग्स का प्रोडक्ट बाई क्या, डायगोनल की लंबाई c। तो थोड़े से मैथमेटिकली स्मार्ट हो गए तो थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, आखिरी चीज इसमें, जैसे तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो सॉलिड स्टेट चैप्टर, मेरा पूरी तरह मानना है कि सॉलिड स्टेट चैप्टर को पढ़ाने से पहले तुम्हें अच्छी तरह से तुम्हें ज्योमेट्री और प्लस मेंसुरेशन आना चाहिए। अगर ये तुम्हें नहीं आता है तो तुम्हें चैप्टर पढ़ने का हक ही नहीं है, तुम्हें पढ़ने का हक ही नहीं है। और सत्य यह है कि हक सिर्फ पैसा दे करके, पैसा दिए कोचिंग में आ गए यही मेरा हक है, नहीं, ठीक है वो अलग विषय है, लेकिन आपको कोई भी चैप्टर पढ़ने का हक तब तक नहीं है जब तक उसकी प्री रिक्विजिट्स आप नहीं जान रहे हैं। जो प्री रिक्विजिट्स उस चैप्टर की है वो आपको जानना पड़ेगा। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ठीक ठाक ज्योमेट्री, बहुत डिटेल वाली नहीं, वो कांग्रुएंसी और सर्वांगसम वो सब नहीं, फालतू किस्म की वो नहीं, जितनी जाननी जरूरी है। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन 2 चीज अगर तुम नहीं जानते हो तो सॉलिड स्टेट पढ़ने का हक नहीं है तुमको केमिस्ट्री का चैप्टर। सिंपल हार्मोनिक मोशन तुम अगर चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो तुम्हें बढ़िया से ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, बढ़िया से, बस तुमको ट्रिग्नोमेट्री आ जाए ये चैप्टर। अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है ठीक ठाक तरीके से, तुमको एसएचएम पढ़ने का हक ही नहीं है। लेकिन लौटे हुए हैं कोचिंग से, कोई कोटा से आया हुआ है, कोई कहीं से आया हुआ है, सर ये हो गया वो हो गया, दिन भर मैं जूझता रहता हूं ऐसे बेवकूफों से जो पढ़ाई की मार से ग्रस्त है, इतना दिमाग में भर लिए हैं, सोचने की क्षमता ही नहीं है। अच्छे अच्छे लड़के, अच्छे अच्छे लड़कियां, जो स्टूडेंट्स, इंसान वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें टेक्निक नहीं पता है कि सोचना कैसे है, करना कैसे है। इंसान अच्छे हैं, मेहनती हैं, तो बड़ा एक दिक्कत की बात है। एक ट्रेडिशनल तरीका है कि तुमको बैठा के पकाया जाए क्लास में, दूसरा एकदम रिवॉल्यूशनरी तरीका है कि तुम्हारे लिए छोटे छोटे चैलेंजेस बनाए जाए, तुम्हारे लिए ज्योमेट्री की शीट बनाई जाए जिसको तुम करो और मजबूत बन सको। तो कहीं ना कहीं तुमको ये जो सीखने की बात है, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन, तो एकदम तबीयत से सीखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, नहीं तो तुमको फिजिक्स पढ़ने का भी हक नहीं है। पैसा जमा कर दोगे तो पढ़ा तो मैं दूंगा, करना क्या है, रोटी कहां से खाऊंगा, तुम्हारी जेब काटूंगा तो अपनी पेट भरूंगा, लेकिन फिर भी जो मैं कर सकता हूं वो कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल पैराबोला का चैप्टर जो है, उस चैप्टर में देखो टोटल खेल किसका है, ये तुम्हारा एक्सिस है, ये तुम्हारा टेंजेंट है वर्टेक्स पे, टीवी टेंजेंट एट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, और ये तुम्हारी लाइन बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स है, और यहां कोई एक लाइन लेटस रेक्टम है, और यहां तुम्हारा पॉइंट पी है। ध्यान दो, सिर्फ 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, और ये 5 पॉइंट, सिर्फ 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, और 1 2 3 4 लाइन और 5 पॉइंट्स का खेल है ये पूरा चैप्टर। कायदे से तुम्हें 2-2.5 घंटे में सब कुछ सिखाया जा सकता है, लेकिन ये लंबा खींचते हैं लोग, जाने क्या कानून इसमें है, ये है वो है। कम से कम समय में जो टीचर तुमको ज्यादा से ज्यादा सिखा सके और टाइप ऑफ प्रॉब्लम सिखा सके, समझ लो वो तुम्हारे लिए हितकारी है। और जो ज्यादा समय ले और जो ज्यादा समझाने की दिस इज एक्चुअली दिस एंड दिस इज दैट, यू नो व्हाट हैपेंस, दिस दैट, तो वो उसको नमस्कार करो भैया, जा रहे हैं हम।
ये टोटल मामला है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट फॉर द 100 प्रॉब्लम्स जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, सीरीज जो ज्योमेट्री की और प्लेन फिगर्स की। मैं उम्मीद करता हूं कि इस करने के बाद आप मुझको थैंक्स ना बोलिएगा, अपने आप को थैंक्स बोलिएगा कि आप इतने मेरी यात्रा में साथ रहे और एक एक चीज को जूझे और सीखे, और फिर आप देखिएगा फिजिक्स पढ़ने की समझ और मैथ्स पढ़ने और केमिस्ट्री पढ़ने की आपकी समझ कितनी डेवलप करती है। कई बार शेडेड एरिया के प्रॉब्लम ऐसे आ जाते हैं, जैसे तुम्हारे स्क्वायर में हुआ। अभी स्क्वायर का देखे तुम, स्क्वायर, क्वार्टर, सर्किल, सर्किल। अब देखो दो सर्कल मिलके क्या बना सकते हैं, दो सर्कल देखो मिल करके, अगर इसका ये सेंटर यहां पे है, इसका सेंटर यहां पे है, दोनों आइडेंटिकल सर्किल होंगे निश्चित ही, बीच की दूरी r है, ये बीच का एरिया पूछ सकता है। दो है, तुम तीन बना सकते हो, इसका सेंटर C1 है, इसका सेंटर C2 है, इसका सेंटर C3 है, ये बीच में उभरा हुआ एरिया है, ये पूछ सकता है तुमसे। ये प्रॉब्लम और एग्जैक्टली इस प्रॉब्लम का आधा टुकड़ा ले लो, इसको तुम ऐसे बना करके यहां की स्क्वायर बना दो, तो ये प्रॉब्लम अलग से क्या निकल के आएगा कि एक स्क्वायर है, इसको C1 को सेंटर मान करके एक क्वार्टर सर्कल ड्रॉ किया गया, C2 को सेंटर मान के क्वार्टर सर्कल ड्रॉ किया गया, ये एरिया बताओ। तो ये प्रॉब्लम सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगना है। कॉन्सेप्ट क्या है वो, अभी फिलहाल इसको हटाओ। कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मिला दो इससे, इसको मिला दो इससे, ये स्लाइस है और ये स्लाइस है, इस स्लाइस के एरिया निकाल लो और अलग से दो इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लो। ये दो इक्विलेटरल ट्रायंगल और चार स्लाइस मिलके हो गया। यहां क्या हुआ देखो, यहां भी यही चीज, ये दो, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और तीन स्लाइस, ये एरिया हो गया वो, राइट। और यहां क्या होगा देखो, इसी का आधा हिस्सा, ये वाला आंसर जो होगा, ये एरिया वही ये वाला हिस्सा है। इसी को आगे बढ़ाते तो ऐसा बनता, ये लीफ ऐसे बन जाती, उस लीफ का आधा है ये, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो लीफ बीच में बन रही है, इस लीफ का आधा वो हो गया। इस लीफ में क्या क्या है बोलो, इस लीफ में दो इक्विलेटरल ट्रायंगल और चार स्लाइस है। अब मेन जो तीनों प्रॉब्लम है एक ही, लेकिन ये अलग अलग पेजेस पे अलग अलग सिचुएशन में तुमको मिलेगी। तुम समझो प्रॉब्लम बनेगा कैसे। तो प्रॉब्लम कैसे बनाओगे, स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर सारे सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कल सर्कल का, राइट। इवन स्क्वायर स्क्वायर का बना सकते हो। एक स्क्वायर है, ये इसकी लेंथ है L, इसके सेंटर पे एक बड़ा सा स्क्वायर है लाइक दिस, जिसकी लंबाई है 11L, इसकी लेंथ है 10L और 10L, और ये लेंथ कुछ है तुम्हारी L बाई कुछ रख लो, 0.8L रख लो, राइट। पूछा है कि ये एरिया कितनी है। ये स्क्वायर स्क्वायर को मिला के बनाया गया प्रॉब्लम है, ये सर्कल सर्कल को मिलकर बनाया गया प्रॉब्लम है। यहां का लॉजिक क्या था, सिर्फ ये स्लाइस के एरिया निकालनी थी। ये एक लॉजिक पे है, ठीक है। यहां क्या करोगे बोलो, यहां बोलोगे कि यार इसको इस तरह देखना पड़ेगा, इसको एक सेक्टर मानना पड़ेगा, इस सेक्टर की एरिया आसानी से निकल सकती है। ये 60 डिग्री है, ये भी R है, ये भी R है, ये भी R है, तो इस सेक्टर की एरिया निकल सकती है। ये पूरे सर्कल का छठवां हिस्सा है, तो पाई R स्क्वायर बाई 6 हो गया, पूरे सर्कल का छठवां हिस्सा है ये पूरा, ये सेक्टर। उसमें से ये ट्रायंगल घटा दो, -√3/4 R स्क्वायर, तो ये तुमको एक स्लाइस की एरिया मिल गई। अब ये टोटल एरिया चाहिए तो दो ट्रायंगल और चार स्लाइस जोड़ दो, ये चाहिए तो एक ट्रायंगल और तीन स्लाइस जोड़ दो, ये चाहिए तो ऐसे ऐसे क्या करो, ये जो तुम्हारे क्या बन रही है, एक लीफ का जो निकाले हो उसका आधा कर दो, लीफ का आधा कर दो, ठीक है। यहां भी वही लॉजिक हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तुम्हें ये निकालना पड़ेगा, ऐसे निकाल लोगे कि यार ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां पे इस लीफ का निकाल लो, इस लीफ का निकाल लो, ऐसे ये जुड़ जाएगा। यहां पे देखो स्क्वायर स्क्वायर से मिलकर बना हुआ प्रॉब्लम है, स्क्वायर की साइड लेंथ L है, यहां O पे एक स्क्वायर रखा हुआ है, ये स्क्वायर ऐसे रखा हुआ है। पूछा है ये एरिया कितनी होगी, लोग कहते हैं एंगल नहीं दिया है, ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है। तुम ये समझो कि शुरू में स्क्वायर ऐसा रहा होगा, बड़ा सा स्क्वायर ऐसा रहा होगा, बिल्कुल। मान लो यहां पे हिंज्ड है, फ्री टू रोटेट, ये ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है। शुरू में क्या किया होगा, शुरू में इतना एरिया था ना स्टार्ट में, ये पूरे का कितना है, L स्क्वायर बाई 4 है। स्क्वायर की एरिया कितनी होगी, L स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, L स्क्वायर बाई 4 हो गया, ठीक बात है। ये हो गया तुम्हारा L स्क्वायर बाई 4। इसको मैं घुमा देता हूं, जो घुमाता हूं तो जितनी एरिया यहां कम होती है उतनी एरिया यहां बढ़ जाती है,
तो इसकी इस पार्ट की एरिया जो पूछा है, जो ये वाला पोर्शन था, ये एरिया तो यार L²/4 ही होगी ना, उसमें एंगल की क्या जरूरत है, या दिमाग की जरूरत है। एग्जैक्टली बच्चों से पूछो कि यार इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये है कॉमन प्रॉब्लम है, इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, तो कहते हैं कि सर ये दिया नहीं है, ये दिया नहीं है, ये दिया नहीं है, ये दिया नहीं है, तो कैसे निकालें भाई। ये और ये मिलके दिस प्लस दिस मिलके 10 के बराबर है, और दिस प्लस दिस ये और ये मिलके 10 के बराबर है, तो ओरल प्रॉब्लम है। आंसर क्या आएगा, इसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, इसका परिमाप पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ये और ये मिलके इसके बराबर है ना, ये लंबाई और ये लंबाई इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, तो पेरीमीटर आ गया 40। आने वाले 100 प्रॉब्लम में मैं ऐसे प्रॉब्लम दूंगा आपको, ज्यादातर प्रॉब्लम्स, कि आपको लगेगा कुछ डेटा मिसिंग है, ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा और वो निकलेगा। तो जब भी आपको लगे कि डेटा मिसिंग है या डेटा इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो इनसफिशिएंट है, तब आप अपने ऊपर काम कीजिए और सीखिए कि क्या हो सकता है। जो प्रॉब्लम्स हैं उसको तुम दो तरीके से सोच सकते हो, एक प्रॉब्लम को 2 तरीके से सोच सकते हो, 3 तरीके से, कई बार ऐसे प्रॉब्लम होंगे जिनको मैं 7 तरीके से सोच सकता हूं। आगे देखोगे सीरीज में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें तुम 7 तरीके से सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये प्रॉब्लम है कि एक तुम्हारा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 8 है और ये 6 है, और यहां कोई एक पॉइंट है P, ये A है, ये B है और ये C है, ये पॉइंट P है। P की जो जानकारी है वो ये है कि जो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है वही इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है। पूछा है कि बताओ ये लंबाई कितनी होगी। इस प्रॉब्लम को मैं 7 तरीके से कर सकता हूं, 7 तरीके से। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां एक पॉइंट P है, आपसे पूछा है, बोला है कि P की पहचान ये है कि ये जो है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर ये सेम है, बताइए ये दूरी कितनी होगी। ये 7 तरीके से करेंगे। वैसे इस प्रॉब्लम में और भी आगे जा सकते हो। पूछेगा किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 8 है, ये 6 है, पूछेगा कि तुम बताओ पॉइंट P अगर ये है, ये परपेंडिकुलर है, तो ये हाइट बताओ। पूछ सकता है कि यार राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट ये है, 6 ये है, 8 ये है, मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तुमने, ठीक है। 6 छोटा होगा, कुछ इस तरह से बना लो, 6 ये है, 8 ये है, मिड पॉइंट यहां पे है, तुमने इससे इसको ज्वाइन कर लिया। पूछा यह है कि बताओ ये लंबाई कितनी है। आधी से ज्यादा जनता इस एंगल को 90 डिग्री मानती है। फर्क है। P की पहचान तीनों जगह पे अलग है। P की पहचान यहां क्या है कि P जो है इस हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है। P की पहचान यहां क्या है, इसके कॉर्नर से परपेंडिकुलर है। P की पहचान यहां क्या है, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और इस ट्रायंगल का पेरीमीटर सेम है, तो बताओ ये क्या है, इक्वल है, तो बताओ ये कितना होगा। तो P की पहचान अलग अलग है। यहां तो आप सीधे लगा सकते हैं, H इज इक्वल टू दोनों लेग्स का मल्टीप्लीकेशन 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई ये 10, दोनों लेग्स का मल्टीप्लीकेशन बाई हाइपोटेन्यूज, हाइट आ गई। यहां पे दोस्त कई बार पूछो मिड पॉइंट है, तो लोग इसको क्या बनाते हैं, लोग इसको बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, जो गलत है। ये बेसिकली एक रेक्टेंगल होता है, पूरी तस्वीर देखो, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये जितनी लंबाई होगी वो भी इतनी ही लंबाई होगी, राइट। तो 8 है, 6 है, 8 है, ये टोटल 10 हो गया, तो ये 5 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ, 5 हुआ। अगर मिड पॉइंट है तो वहां पाइथागोरस वगैरह ना लगाइए, रेक्टेंगल कंप्लीट कीजिए, या सर्कल से कर लीजिए कि भाई सर्कल है और ये डायमीटर हो जाता है, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 5 हो गया, 5 हो गया, या सर्कल से करो या रेक्टेंगल से करो, वहां पाइथागोरस का मतलब नहीं हुआ। ये रेक्टेंगल के डायगोनल्स 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं, यहां पे परपेंडिकुलर हो गया और यहां पे पेरीमीटर हो गया। इस प्रॉब्लम को मैं 7 तरीके से कर सकता हूं, ठीक है। या एक प्रॉब्लम आगे मैं कराऊंगा आपको कि ये लंबाई 4 है और ये 3 है और ये एंगल कुछ 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। इसमें मैं सारी चीजें पूछ लूंगा, सारी चीजें, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा, इसकी हाइट कितनी होगी, सारा चीजें मैं पूछ लूंगा। इसको मैं कम से कम 5 तरीके से कराऊंगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री से, थोड़ा सर्कल से, थोड़ा दिमाग लगा करके। और एक प्रॉब्लम जो बड़ा सेलिब्रेटेड प्रॉब्लम है, ये IIT दिल्ली में पूछा गया था, व्हाट्स हार्डेस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम है, ये है कुछ ऐसा, लाइक दिस। यहां एक लाइन है, राइट, पॉइंट है,
और ये कुछ ये ऐसा है लाइक दिस, ठीक है, और ये कुछ ऐसा है, ये है, ये 20 डिग्री कुछ है ऐसा, ये 20 डिग्री है, ये कुछ 60 डिग्री है, और ये कुछ 50 डिग्री है, और ये कुछ 30 डिग्री है, ऐसा है। पूछा था ये एंगल कितना होगा, शायद ये एंगल, ये एक्स कितना होगा। ये भी ये हम लोगों ने कुछ साल पहले इसको न्यूज़पेपर में पब्लिश किया था कि ये चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व कीजिए, एक्स निकालिए और 5000 रुपए लेके जाइए। कोई नहीं आया था, कोई सॉल्व ही नहीं कर पाया था। कई लोग आके टीचर्स लोग झगड़े कर रहे थे कि ऐसे होगा वैसे होगा, कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया था। ये IIT दिल्ली में पूछा गया था प्रॉब्लम, वहां भी कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। सॉल्व करोगे दिखने में आसान लगेगा, लेकिन ये आसान है नहीं, ठीक है। और ये एक्स पैरेलल नहीं है इसके, ये कोई भी पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट है, ये ऐसे है एक्स, मतलब ये लाइन ऐसे है, ये ऐसे है, ये एक्स पूछा है। तो ये वर्ल्ड्स हार्डेस्ट इजीएस्ट प्रॉब्लम है। ये तुमको कम से कम 6 से 7 मेथड से कराऊंगा। तो ये तुम करोगे जब ना एक प्रॉब्लम को कई तरीके से, राइट। जब तुम बोलते हो कि यार ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं उसी ट्रायंगल को आगे यहां बढ़ा देता हूं, उसी ट्रायंगल को आगे यहां बढ़ा देता हूं, और इस साइड को मैं रॉड कर देता हूं। कहता हूं कि ये इधर जा रहा है v1 वेलोसिटी से, ये रॉड, तो बताओ इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। सिर्फ रॉड के मूवमेंट वाले प्रॉब्लम में मैं तुमको 25 प्रॉब्लम बना सकता हूं। ये रॉड सिर्फ मोशन करेगा, मैं 25 प्रॉब्लम बना सकता हूं। यहाँ पे वेलोसिटी से संबंधित, इसका एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसका ओमेगा, इसकी एंगुलर वेलोसिटी, इसका एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, टॉर्क, सब कुछ, नॉर्मल रिएक्शन, N1 N2, सिर्फ रॉड स्लाइड करेगा, तुम्हारा वही इक्विलेटरल ट्रायंगल फिजिक्स में जाकर के 25 प्रॉब्लम बन जाता है। चाहे वो काइनेमेटिक्स पे बने, डायनेमिक्स पे बने, एनर्जी पे बने, एंगुलर मोमेंटम पे बने। रॉड स्लिप करेगा, कभी तो गिरेगा, जब गिरेगा उस वक्त थीटा कितना होगा। तो इस तरह से तुम्हारे प्रॉब्लम्स बनते हैं। ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स ही, सिर्फ इतनी बात इसलिए कर रहा हूं कि ज्योमेट्री के प्रॉब्लम्स ही जीवन में सारी जगहों पे यूज होते हैं, मैक्सिमम जगहों पे, जिस स्तर पे हम लोग हैं। चलिए इसमें कुछ और प्रॉब्लम मैं बता देता हूं आपको कि इस प्रॉब्लम को आप 2 तरीके से ट्राई कर सकते हैं। जैसे ये प्रॉब्लम है, इसको आप 2 तरीके से सोच सकते हैं। ये अपना वही प्रॉब्लम है, ये अपना वही प्रॉब्लम है, एल शेप में सर्कल वाला। मैंने कहा कि आप इसको 2 तरीके से सोच सकते हैं। एक तो इसके सेंटर को इसके सेंटर से मिला दीजिए, और यहां परपेंडिकुलर डालिए, यहां परपेंडिकुलर डालिए, यहां बन गया रेक्टेंगल। ये कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल आर है, ये भी स्मॉल हुआ, रेक्टेंगल बन गया। ये आर माइनस आर हो गया, टोटल आर था उसमें से आर घट गया। ये भी कितना हो गया, ये टोटल, ये भी आर था, तो एक स्क्वायर यहां बन गया आर आर का, और एक स्क्वायर यहां बन गया। टोटल आर था, ये आर हुआ, इसमें से आर हट गया, तो ये कितना हो गया, आर माइनस आर हो गया। यहां क्या कर दो, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दो, तो क्या लिखोगे, आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 2 बार हो गया, बराबर कितना, ये आर प्लस आर का स्क्वायर। तो यहां से दोस्त आ जाएगा √2 टाइम्स आर माइनस आर इज इक्वल टू आर प्लस आर। √2r माइनस √2 स्मॉल r इज इक्वल टू आर प्लस आर। इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, r इंटू √2 प्लस 1 इज इक्वल टू r इंटू √2 माइनस 1। यहां से इसका रेशियो आ गया कितना, √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1। एक तरीका तो ये है, राइट। दूसरा तरीका क्या है, इसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करो, इसी प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करोगे। दूसरा तरीका क्या है, तुम ऐसे सोच सकते हो दोस्त कि ये तुम्हारा स्क्वायर है, इसके अंदर ये सर्कल है, हमेशा इसके अंदर छोटा सर्कल बनाओ अगर जरूरत है, और हमेशा इसके सेंटर से इसको परपेंडिकुलर डालो, ये स्क्वायर बनाया ही करो, और ये भी स्क्वायर बनाया ही करो, ठीक है। यही स्क्वायर बड़ा होकर ये हो गया है, ठीक है। ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ये कैपिटल आर है, राइट। तुम ध्यान दो इस बड़े वाले स्क्वायर की, जो बड़ा स्क्वायर है उसका ये दूरी कितना है, r√2 है, ये टोटल डिस्टेंस r√2 है यहां से यहां तक की, और ऐसे जोड़ो कितना है, तो ये r√2 दिस डायगोनल इज इक्वल टू, यहां से यहां तक इज इक्वल टू, ये लंबाई r प्लस ये लंबाई स्मॉल r प्लस ये लंबाई r√2, ये बस हो गया। इसको इधर ले आओ, r इंटू √2 माइनस 1 इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू √2 प्लस 1। यहां से स्मॉल r बाई r आ गया, √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1, ये आ गया।
तो उसी प्रॉब्लम को पाइथागोरस से कर सकते हो यहां पे ऐसे, उसी प्रॉब्लम को यहां से यहां तक की लेंथ को इतना प्लस इतना प्लस इतना। तुम घर पे करना खुद से पाओगे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें गलती जरूर एक बार करनी चाहिए, तुम कर पाओगे, करोगे ही, उससे ये चीज सीख पाओगे। ठीक है, और भी सोचो, जैसे ये प्रॉब्लम है, कोई ट्रायंगल दे दिया, उसके अंदर एक सेमी सर्कल है, पूछा है कि इस सेमी सर्कल की रेडियस क्या होगी। जूझिएगा इससे 1 घंटे, आगे के समय में है ये आगे जो 100 क्वेश्चन है उसमें कराया है मैंने। ये एक ट्रायंगल है, उसके अंदर खूब सारे सर्किल रखे गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रखे गए, ये वाला इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, और सारे सर्कल आइडेंटिकल है। पूछा उन सर्कल की रेडियस कितनी होगी। तो इन प्रॉब्लम से जूझने की जरूरत है। तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि यार क्या होगा, हो जाएगा और नहीं होगा, हो जाएगा और नहीं होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको क्लासरूम में देने की जरूरत है, जिनके साथ आप 6 घंटा 8 घंटे जिए, सोचिए, सीखिए। सीखना कभी भी समय का फंक्शन नहीं है, सीखने में समय नहीं आता है। जैसे लोग कहते हैं कि घड़ी लगाओ, ये प्रॉब्लम रख लो बगल में और ये घड़ी रख लो और उतने टाइम में लगा लो। मैं इस बात को नहीं मानता। सीखने की प्रक्रिया में ये बात नहीं होती है, ये प्रैक्टिस की प्रक्रिया में होती है। जब आप सीख रहे होते हैं तो वहां समय कोई चीज नहीं होती है। आप इत्मीनान से अपने भीतर जाइए, कंसंट्रेट कीजिए और सीखिए। वो बिल्कुल अलग प्रोसेस है। उस वक्त घड़ी की कोई जरूरत नहीं है, समय होना ही नहीं चाहिए आपकी पढ़ाई के कमरे में। सीखने की प्रक्रिया में समय कोई चीज नहीं होनी चाहिए। समराइज करूंगा, जो बच्चे प्रिपरेशन करने आते हैं, इसमें से 70% लोग बोर्ड और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन की चीजों में इतने ज्यादा खराब होते हैं कि उन लोगों के लिए हम लोग वीकली, हफ्ते में ज्योमेट्री की और मेंसुरेशन की कम से कम 3 क्लासेस चलाते हैं, जिसको हम लोग सिंपल ब्रशअप क्लासेस बोलते हैं। तो ब्रशअप क्लासेस आपकी चलेंगी और इसमें कहीं ना कहीं आपको पूरा मेंसुरेशन वेक्टर, जो मैथ सीखने के लिए जरूरी है, मेंसुरेशन सबसे पहले ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, इन्हीं 3 चीजों से, लॉगरिथमिक, ठीक है, इन 3 चीजों से बनता है वेक्टर, राइट। तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर और ये लॉग, ठीक है। मुझे लगता है इतने से काम हो जाएगा, इतने से फिजिक्स बन जाती है। फिजिक्स का पेंटिंग बनाने के लिए इन रंगों की जरूरत पड़ती है। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, विज्ञान की पेंटिंग बनाने के लिए ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, लॉग, वेक्टर, और बाद में आप सीखिए कैलकुलस। मैं कहीं सुन रहा था कि यूएस में सारे बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ाते हैं, यहां पे सारे बच्चों को देख रहे हैं कैलकुलस पढ़ाते हैं। कैलकुलस थोड़ा हायर मैथमेटिक्स है, उसकी जरूरत बहुत बाद में पड़ती है, प्राइमरी आ ही नहीं रहा है। पता चला ट्रायंगल में एंगल ही नहीं निकाल पा रहे हैं, लेके यहां बैठे हैं लिबनीज और न्यूटन और कैलकुलस। ये सब बहुत एब्सर्ड है। तो क्लासरूम बहुत एब्सर्ड हो जाता है अगर आप ये चीजें नहीं जानते हैं। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपको विज्ञान पढ़ने का हक ही नहीं है, क्योंकि विज्ञान इसी भाषा में बात करता है। हम आप बात इसलिए कर पा रहे हैं कि हम आप अपनी भाषा को समझ रहे हैं। आप विज्ञान की भाषा को ही नहीं समझिएगा, फ्रस्ट्रेट होइएगा, दुखी होइएगा, आप उसके कारण आप नहीं हैं। हमारी पृष्ठभूमि, हमारे टीचर, हमारी किताबें, एनसीईआरटी, सीबीएसई, आईसीएसई और ये वो क्वेश्चन बैंक और ये गाइड, ये सब मिल करके ऐसा माहौल पैदा करते हैं, इतने सारे क्वेश्चन की बम्बार्डमेंट करते हैं बच्चे के ऊपर कि वो धराशायी हो जाता है। क्लास 7th तक बच्चा ऐसे देखता है आंख में एकदम, और क्लास 7th 8th तक, 9th 10th तक थोड़ा सा और पढ़ा दीजिए तो इस तरह देखने लगता है। 11th 12th तक थोड़ा वो और पढ़ लेता है तो ऐसे देखने लगता है। 12th में बीएससी के बाद वो ऐसे देखने लगता है, और पीएचडी कर लिया तो चश्मा लगा लेता है, उसके बाद से फिर वो देखना शुरू कर देता है। तो जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा रटोगे, रोट लर्निंग से बचिए, उस लर्निंग पे जाइए जो आपके दिमाग में जाकर डायनामाइट की तरह सारे न्यूरॉन्स को एक्टिव कर दे। और वो सिर्फ यही है, ज्योमेट्री से दिमाग एक्टिव होता है। एप्टीट्यूड को जगाने का तरीका है ज्योमेट्री। तो मैं बार बार इतनी लंबी बात आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अपनी बात, जो मेरे 17 साल के पढ़ाने के अनुभव है, वो आपकी समझ में आ सके। वो एक दिन में आपको नहीं समझ में आएगी कि अरे यार ये तो ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। ये तुम्हारा भी अनुभव होगा। इतने सारे सवाल, इतनी बड़ी दुनिया, इतने तरह के केसेस, कई न्यूटन्स लॉ, बर्नौली थ्योरम, ये थ्योरम। मैं तो देखता हूं कि पिछले 300 साल में जितने वैज्ञानिक हुए हैं और जितने मैथमेटिशियन हुए हैं, उतना सब हमको क्लास 11 12 में पढ़ा दिया जाता है। तो मुझे तो लगता है कि सबसे बड़े वैज्ञानिक तो हम ही लोग हैं,
तराजू के एक पलड़े पे बैठा दो फैराडे, लीबनिज, न्यूटन, लेंज और फला ढिका, डी ब्रॉगली और ब्राहे और इसको, और एक पलड़े पे अकेले हम बैठे हुए हैं। तो ऐसा लगता है कि हम ही लोग भारी पड़ जाएंगे। जरूरी नहीं है। बच्चा इस धरती के ग्रह पे, इस सुंदर ग्रह पे, पृथ्वी पे, जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इस ग्रह पे जो बच्चा पैदा हुआ, आसमान से बच्चा आया है इस धरती पे, वो सिर्फ और सिर्फ 70 से 80 साल के लिए आया है। एक साल में 8000 घंटे होते हैं, करीब करीब 8 साढ़े 8 हजार होते हैं। तो 70 साल भी जिएगा तो 5.5 लाख घंटा जिएगा वो। 5.5 लाख घंटे में ये स्कूल और किताबें और टीचर और हमारे जैसे लोग मिल करके कम से कम उसका 20 साल खराब करते हैं। 20 साल खराब कर दिए, बचा 50, तो बचा उसके पास 40 लाख। तो 1.5 लाख घंटे तो खराब हो गए, अब बचा 40। उसके बाद कॉलेज जाता है, कॉलेज 4 साल। मतलब ऐसा लगता है कि यार जो हमारा ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड एजुकेशन सिस्टम है, वो बच्चा जो मेहमान है इस ग्रह पे 5 साढ़े 5 लाख घंटों के लिए, उसका बहुत सारा समय स्कूल और कॉलेज खा लेता है। जब वो बाजार की दुनिया में आता है, व्यवसाय की दुनिया में आता है, तो अपने आप को ठगा हुआ पाता है। उसके हाथ में सिर्फ सर्टिफिकेट होता है जिसपे बैंक लोन भी नहीं देती है। मुझको तो नहीं दी थी। तो कहीं ना कहीं तुमको यार वो सीखना पड़ेगा जो जरूरी है, और तुमको तेज सीखना पड़ेगा, और उसी के लिए मेरा सारा प्रयास है। मैं इतना आहत हूं भीतर से बच्चों की स्थिति देख करके। बहुत बड़ा वर्ग बच्चों का कोचिंग जा रहा है, बैग लटका लिया है कोचिंग का, आई कार्ड लटका लिया है, और साइकिल से जा रहे हैं। एक तो ऐसा है कि वो दोनों टाइम आता है, सुबह में मैथ्स वालों की क्लास करेगा, शाम को बायो वालों की क्लास करेगा, और कायदे से पूछ लो तो उसको कुछ नहीं आता है। तो बड़ी विचित्र सी स्थिति है, मतलब शिक्षा की दुनिया की। बड़े बड़े स्कूल कॉलेज, कोई भी तुम बीटेक किए हुए बच्चों से ज्योमेट्री पूछो, पलट जाएंगे, अरे सर ये क्या पूछ दिया आप। गाइड रट रट के पास हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाला भविष्य तुम्हारा है। पूरी दुनिया बड़ी खूबसूरत है, पूरा इतना ज्यादा विस्फोट हुआ है ज्ञान का कि YouTube पे इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, एक दिन में इतना वीडियो अपलोड हो रहा है। सिर्फ एक दिन का वीडियो देखने के लिए तुमको 300 बार जन्म लेना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो अब सब ज्ञान को तुम पीने के चक्कर में मत पड़ो, सिर्फ उतना ही ज्ञान जो तुम्हें एक्टिव कर दे और तुम्हारे लिए जरूरी है, यही जानना जरूरी है। लेकिन स्कूल की जिद है कि वो सब सिखाएगा, सिविक्स भी सीख लो, ये भी सीख लो, हिस्ट्री भी सीख लो। यार हिस्ट्री क्लास 7th में जितना मुझे साल भर में पढ़ाए थे उतना मैं 1.5 घंटे में पढ़ लूंगा अब। लेकिन साल भर हम लोग नोट्स बनाए थे, पिटाए थे, जाने क्या क्या पूरी रही है। तो स्कूलों की व्यवस्था से तो मैं हाथ जोड़ता हूं। और कई बार मेरे पास ऑफर भी आया कि स्कूल खोलिए CBSE का और ICSE का। मैंने कहा नहीं, ये जेल खाने हैं, मैं इनको नहीं खोल पाऊंगा। ठीक है, गवर्नमेंट के सर्टिफिकेशन के लिए लोग जाते हैं, करते हैं, और गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन में भी बाध्यता ये है, अगर मैं मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ना चाहूं तो मैं नहीं ले सकता हूं। मैथ्स के साथ मुझे केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। ये तो गुलामी मुझे करनी पड़ेगी। मैं क्यों कर रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन सब बच्चे कर रहे हैं। जिसका मैथ्स अच्छा है वो बेचारा केमिस्ट्री में फेल हो रहा है। जंगल में चिड़िया, मछली और हाथी और कुत्ता, गिलहरी, सबका क्लास चला। तो मछली तैरने में फर्स्ट आ गई, कुत्ता दौड़ने में फर्स्ट आ गया, गिलहरी पेड़ पे चढ़ने में फर्स्ट आ गई, चिड़िया जो उड़ने में फर्स्ट आ गई, बाकी सारे सब्जेक्ट में फेल है। हम सबको सब कुछ नहीं सिखा सकते। ये बात CBSE की समझ में अभी भी नहीं आ रही है। ये बात जो ब्रिटिश मॉडल पे बेस्ड हमारा ICSE और CBSE का मॉडल है, इसके समझ में भी नहीं आएगी। आने वाले समय में मैं एक स्कूल लॉन्च करना चाहता हूं जिसमें जो 8-10 बीघे में हो, जिसमें पेड़ हो 50। वो प्रकृति ही सिखाएगी, पेड़ के पक्षी, पेड़ों का आकार, पेड़ों का पत्ते, उनके रंग, उनके मौसम में अलग अलग बीज, वृक्ष के फल फूल, पूरा जीवन जहां होगा, बच्चा धीरे धीरे प्रकृति के नियमों से स्वयं सीख जाएगा। लेकिन अगर मैं बच्चे के पैदा होते ही उसको टाइम टेबल दे दूं, घड़ी दे दूं, और ये देखो साइकिल है, वो स्कूल है, चले जाओ तुम, तो कुछ नहीं सीखेगा। तो सिखाने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है, स्कूली व्यवस्था है, ये बाधा है। ये पूरी की पूरी हमारी जो सिखाने की व्यवस्था है, किताबों की व्यवस्था, जिस ढंग से ज्ञान को पिला रहे हैं, वो पूरी की पूरी व्यवस्था ही बाधा है, वो सिखाने में सहयोग नहीं कर रही है। तो जो मैं स्कूल खोलना चाहता हूं उसमें लाइब्रेरी रहेगी कम से कम 1-1.5 लाख किताबों की, जो मेरी खुद की अपनी किताबें हैं, वो किताबें हैं, और प्लस खूब सारा खेत है, बागीचा है, खेत में काम कीजिए, बागीचे के अंदर आराम कीजिए, पढ़ने का जब मन करे तो जाइए लाइब्रेरी में पढ़ लीजिए। हो सकता है वहां से 10-20 साल में अगर मैं परवरिश करूं 50-100 लोगों की,
तो वहां से 5-10 बहुत ही नया मनुष्य पैदा हो, जो सीबीएसई के ढांचे और खांचे से को तोड़ के एक बिल्कुल दूसरा इंसान पैदा हो, जो क्लर्क टाइप ना इंसान पैदा हो, जो हमारी स्कूली व्यवस्था सिर्फ क्लर्क बनाने पे भिड़े पड़ी है, उससे थोड़ा जो मुक्त हो सके।